दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 156 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर हैं। यदि BC इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर और QR इक्वल टू x सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात करें। समरूप त्रिभुजों की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी चीज़ें अनुपातिक होती हैं। जैसे जो परिमाप का अनुपात है वही उसकी भुजाओं का अनुपात भी होगा, वही उसकी ऊंचाइयों का अनुपात भी होगा, तभी वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिमाप क्या क्या दिए हैं मुझे, ABC और PQR। ठीक है, परिमाप क्या दिया है, 156 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी भुजाएं कितनी दी हैं, देखो ABC में भुजा BC का अनुपात कितना दिया है, बराबर में मैं ले लेता हूं, BC का दिया है 19.5 और हमसे QR का मान पूछा होगा, QR का मान कितना है, x है ना। तो मैं क्या करता हूं, दशमलव हटा के यहाँ लगा लेता हूँ 10 और यहाँ दशमलव हटा के यहाँ लगा लेता हूँ 10, है ना। और मैं इसको 5 से काट लेता हूँ 2 बार, यहाँ 5 से काटूंगा इसको, 5 या 15 बचेगा 4, 5 9 45, है ना। और 2 से इसको काट लूंगा तो कितनी बार काटेगा ये, 234 बार, है ना। 468 का आधा 234। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर 39 9 7 9 चौके 36, है ना, लगभग 4 बार काटना चाहिए। तो 4 बार काट के देख लेता हूँ मैं, 30 चौके 120 और 9 चौके 36, 120 और 36 156, 4 बार कट गया ये। ठीक है, अभी यहाँ पर और क्या कट सकता है ये, 2 से काट लेता हूँ इसको 2 बार, 2 से काट लेता हूँ इसको 117 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, इस x को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये यहाँ आ गया, ये 117 यहाँ आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2, तो 117 का आधा, है ना, 85.85 आएगा, क्योंकि 2 दशमलव के अंक हमारे रह गए थे, है ना। एक तो 10 वाला हो जाएगा और एक ये दशमलव वाला हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5.85 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन में 5.85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुल मिला के हमें वैल्यू पुट करके केवल कैलकुलेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x² + 1 - 2x = 0, x का मान 0 से बड़ा है तो x² इन ब्रैकेट x² - 2 का मान ज्ञात करें। देखिए हमें जो मान निकालना, पहले मैं उसको लिख लूं, मान हमें निकालना है x² - 2 का। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये x⁴ - 2x² का मान हमें निकालना है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड कर लूँ तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि हमें दिया क्या हुआ है, x² + 1 - 2x बराबर में 0। यदि मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x + 1/x और -2 बराबर में 0, है ना। x² से x कॉमन लिया तो x बचा, 1 में x कॉमन लेने का मतलब x का भाग देना, तो क्या हो जाएगा 1/x, और 2x में से x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, -2। अब दो पद हैं, एक तो हमारा ये है और एक ये है, दोनों का गुणनफल 0 कब होगा, जब यह 0 हो या ये 0 हो। तो मैंने x को 0 में ले लिया, उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास बच रहा है x + 1/x बराबर में कितना आ रहा है, 2। अब यदि मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x² + 1/x² + 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 4, है ना। ये अलजेब्रिक हमने बीजगणित वाली जो क्वेश्चन करते हैं हम उसको ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x² + 1/x² और ये 2 जाके यहाँ पे 4 के साथ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यदि मैं इसको गुणा करूँ तो क्या बनेगा, ये x⁴ x² में x² का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 1 और ये 2x, ये x² का यहाँ पे भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x²। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, x⁴ - 2x² की, तो ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ - 2x² और ये 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -1। तो हमें जो मान निकालना था उसका वैल्यू कितनी आई है, -1। तो कौन से ऑप्शन में था वो, सेकेंड ऑप्शन में था, -1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। यदि 2 cos² θ = 3 1 - sin θ और थीटा की वैल्यू हमें 0 से 90 के बीच में दी हुई है, तो tan 2θ + cosec 3θ - sec 2θ का मान ज्ञात करें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, और वैसे भी 0 से 90 के बीच में दी है तो हम वैल्यू पुट करके भी इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, तो सॉल्व कराता हूँ मैं इसको। देखिए 2 cos² θ बराबर 3 1 - sin θ है। ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो 2 cos² θ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - sin² θ। ठीक है, क्योंकि 1 - sin² θ बराबर cos² θ होता है, 1 - sin θ। अब ये देखो, इसको एक को मैं एक का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो 1² a² - b² के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 2 1 - sin θ a - b × a + b। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 3 1 - sin θ। ये 1 - sin θ से 1 - sin θ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 2 1 + sin θ बराबर में क्या बन जाएगा, 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 + sin θ बराबर हो जाएगा 3/2
और यहाँ से फिर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 आके यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 3/2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 1 जा 2, 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने में होती है, थीटा की वैल्यू 1/2 कितने में होती है, 30 डिग्री में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री आ ही गई है तो हम क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू 30 रख लेंगे, तो tan 2 थीटा मतलब कितना वैल्यू रखना है मेरे को, tan 60 डिग्री प्लस cosec 3 थीटा, तो यहाँ पे मेरे को कितना रखना पड़ेगा, cosec 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई है 30, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, और माइनस sec 2 थीटा, तो sec 2 थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, sec 60 डिग्री। अब क्या करेंगे हम इनकी वैल्यू रख लेंगे, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस cosec 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये √3 और +1 -2 मतलब कितना -1। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना बन जाएगा, √3 -1। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB और CD वृत्त के अंदर E पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOD बराबर 42 डिग्री और कोण BOC बराबर 104 डिग्री है तो कोण AED का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं O केंद्र वाला एक वृत्त बना लेता हूं, तो मैंने ये बना लिया O केंद्र वाला वृत्त। ठीक है, उसके बाद बोला है कि CD व्यास है, तो मान लो जैसे ये मैं CD व्यास बना लेता हूं, ये हो गया C, ये हो गया D व्यास, है ना। बोला AB जीवा है, तो मान लो ये एक AB वृत्त की जीवा हो गई। ठीक, उसके बाद बोला कि वृत्त के अंदर E पर प्रतिच्छेद करते, तो वृत्त के अंदर कहाँ कर रहे हैं, E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, यदि AOD O वृत्त का केंद्र है AOD, ये वाला कोण हमें कितना दिया हुआ है 42 डिग्री दिया हुआ है, और कोण BOC मतलब कौन सा कोण BOC, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है हमें 104 डिग्री। ठीक है, और हमसे कोण कौन सा पूछा, कोण AED, हमसे ये वाले कोण की माप पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं यहाँ पे केंद्र, वृत्त के केंद्र वाली। तो देखिए ये 104 डिग्री है, ये वाला कोण 104 डिग्री है, तो 104 डिग्री ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण कितना होगा 104 का आधा मतलब कितना हो जाएगा ये 52 डिग्री। ठीक है, और जब ये 42 डिग्री है, कौन सा, देखिए ये चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना बना है 42 डिग्री, तो वृत्त के शेष भाग पर इसी चाप द्वारा, यही चाप है, ये चाप है, इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर कितना कोण बनेगा 42 का आधा मतलब कितना 21 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 42 हो गया, ये 42 हो गया, तो ये बाकी का बचा कितना होगा, एक पूरा कितना होता है 180, तो ये बाकी का बचा कितना हो जाएगा 42 में 8 138 डिग्री। ठीक है, 138 140, ठीक है। अब देखिए ये 138 है, ये 21 है, तो इतना कोण कितना होगा, जो कोण ए का इतना जो आधा वाला भाग है, ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा 138 और 139 159 मतलब 138 42, तो ये भी कितना होगा 21 होगा। अब ये 21 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा मेरा, ये वाला कोण हो जाएगा मेरा 21, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, 31। अब ये वाला जब 31 हो गया है, ये 42 हो गया है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, है ना। बाह्य कोण सुदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो 31 ये है, 42 ये है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 73। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा मेरा, ये जिसमें मेरा व्हाइट पेन चल रहा है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना बन गया यहाँ पर 73 डिग्री, है ना। तो आपको क्या है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी लग रही हैं कि वृत्त की जीवा किसी वृत्त के वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण और वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। वो प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे, और प्लस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। और उन प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। बाकी हो सकता है इसका कोई दूसरा तरीका भी हो, बाकी ये तो अभी है ही। समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर इसकी ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। अवनमन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये खंबा है और खंबे से मान लो यहाँ पर कहीं जहाज है, ठीक है। पहले जहाज यहाँ था,
अब जहाज से जब जहाज ने आगे बढ़ना शुरू करा तो वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया है, वो यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँच गया है, और यहाँ पर उसका जो कोण है वो कितना हो गया है, 45 डिग्री हो गया है, और पहले कोण कितना था, 30 डिग्री था, है ना। और हमें खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 42 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इस थीटा की बात करूं तो कितना है 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1, है ना। तो tan 45 लगाऊंगा तो लंब बटे आधार बराबर होगा 1, मतलब इस भुजा के बटे में इस भुजा का मान कितना होगा 1। वो कब होगा, जब ये 42 है तो ये भी अगर 42 हो जाए तो 42 में 42 का भाग दो, कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब मैं क्या करूं, इस कोण के लिए tan 30 लगा लेता हूं, इस कोण के लिए tan 30 लगा, tan 30 क्या हो जाएगा, जैसे मेरे को इसकी दूरी बताना है कि जो अवनमन कोण जो बढ़ा है 30 से 45, तो उस बीच में जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, मुझे ये वाली दूरी बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, tan 30 लगा लूंगा। tan 30 का मान, tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 42, और आधार कितना बन रहा है मेरा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आया मेरा 42, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, उसको मैंने मान लिया x। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 प्लस x, और बराबर में tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये √3 का गुणा यहाँ कर लो तो कितना हो जाएगा 42√3, और ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो कितना हो जाएगा 42 प्लस x। अब क्या मुझे x का मान निकालना है, तो मैं 42 को इस तरफ घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 42√3 माइनस 42। ऑप्शन कैसे दिए हैं, 42 कॉमन लेके दिए हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, मैं 42 अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1, और यही हमें निकालना था कि दूरी कितनी परिवर्तित हुई है। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना है 42 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। चलिए अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ का है, हम ग्राफ आखिरी में करेंगे। चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर भी हम स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले 4 में 4 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा ये 16, और ये 2 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, ठीक है। और 2 डिवाइडेड बाय 16 मतलब कितना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1/8, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा -2। अब -2 डिवाइडेड बाय है 1/8, तो -2 इंटू कितना हो जाएगा ये 8, जब हम इंटू करते हैं तो वो पलट जाता है, तो कितना हो जाएगा ये -16। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना आया है -16, और माइनस में जब इंटू होगा तो वो काय का हो जाएगा प्लस का। तो इतना पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया मेरा +16। अब यहाँ पे देखिए कितना है 4 तिया 12, तो 16 और 12 मिलके कितने हो जाएंगे 28, मतलब इतने पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया है 28। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ का मतलब हो गया इंटू, और अपॉन में कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ क्या मेरे को देखो 56 में भाग देना है 4 × 28 का, तो 56 में मैं गुणा कर लूँगा, गुणा कर मतलब ये अपॉन में चला जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 × 28। तो 28 से काट दूंगा इसको 2 बार, 2 से काट दूंगा इसको 2 बार, तो कितना आ गया ये 1/2। तो इस पूरे का सॉल्व होके कितना आया है 1/2 आया है, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन कितना बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3 और माइनस कितना 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 8, और 2 ऑफ 3 का मतलब कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, और माइनस कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब क्या है 8/6 माइनस 1/2। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये 2 3 जा 6, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 8 - 3 मतलब 5, और 5/6। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना बन जाएगा 5/6, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, प्रॉपर ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करते जाओ, और ऑफ वगैरह ये सब का ध्यान रखो, करते जाओ, हो जाता है ना। तो ये प्रैक्टिस का है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुछ मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही अधिक हैं, है ना। तो कितने प्रतिशत अधिक हैं हमें ये बताना है। हम मान लेते हैं कि गांव की जनसंख्या 100 है, तो 55% पुरुष हो गए, तो 55 पुरुष हो गए, तो बाकी की बची 45 क्या हो जाएंगी महिलाएं। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो पूछा अशिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है अशिक्षित महिलाओं की संख्या से, है ना। तो हमें किस पर फोकस करना है, अशिक्षितों पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो मैं डायरेक्ट 40% निकाल लेता हूं। तो 40% इसका आ जाएगा 5 चौके 20 और 0.2 के 2, है ना। तो कितना हो जाएगा 22, इसका 40% आ जाएगा 22,
और बोल रहा है कि 40% महिलाएं शिक्षित हैं, जबकि मुझे फोकस किस पे करना है, अशिक्षित पे। तो 40% शिक्षित हैं तो 60% क्या होंगी, अशिक्षित होंगी। तो 60% अशिक्षित हैं तो 4 24 और 0.5 का 3 मतलब कितना हो जाएगा, 24 और 3 27। ठीक है, तो इतने प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं और इतनी जो है पुरुष अशिक्षित हैं। ठीक है, तो हमसे बोला कि महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इससे मतलब 27 22 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे, 22 से इंटू 100। ठीक है, 2 से काट दो इसको 11 बार, 2 से काट दो इसको 50 बार, तो कितना हो गया ये 250 के बटे में 11। तो 11 दूनी 22, बचेगा 3 है ना। तो 11 दूनी 22, बचेंगे 8, फिर नहीं जा रहा, 11 7 77, लगभग 22.7 जो है इसका सही आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरा, 22.7%। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% की 2 क्रमागत छूट पर खरीदता है, वे इस वस्तु को 25% लाभ पर बेच देता है, उसका लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना है हमें। ठीक है, देखिए वस्तु का एमआरपी कितना दिया हुआ था हमें, अंकित मूल्य कितना दिया था 480 रुपए। 10% कितना हो गया 48, तो 5% कितना हो जाएगा 24, तो 48 और 24 कितना हो गया 72। तो सबसे पहले मुझे 72 का डिस्काउंट मिला, तो 70 का डिस्काउंट 10, 2 का डिस्काउंट और 8, मतलब कितना 408 पे वस्तु आ गई। अब बोला कि 10% की और छूट दी गई, तो 40.8 की और छूट मिल जाएगी है ना। तो 40.8, 40 की छूट दे दो 368.8 मतलब 367.2 है ना। इतने पे वस्तु क्या हो गई, उसने खरीद के लेकर आया। अब क्या बोला है कि उसे 25% लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाना है का मतलब कितना, 25% लाभ कमाना है। 25% मतलब कितना होता है 1/4 है ना। तो काटना शुरू कर दूंगा मैं इसको, 4 9 36 है ना, 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 8 32, तो कितना आ रहा है 91.8। तो कितने रुपए का फायदा होने वाला है इसको, 91.8 का फायदा होने वाला। 2 की पावर 24 - 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो जब देखिए एक नंबर सिस्टम में अलजेब्रा में दिया रहता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा x माइनस a से विभाजित होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, जैसे 2 की घात 24 है ना, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 3 की घात 8 और माइनस में कितना लिख लूंगा 1 की घात 8 और बटे में देखिए इस 7 को मैं क्या लिखूंगा 2 की घात 3 माइनस 1 है ना। तो ये क्या है, ये बन गया x और ये बन गया a, ये हो गया x की पावर n, ये हो गया a की पावर n है ना। तो हमेशा क्या होगा, ये इससे विभाजित हो जाएगा। तो जब विभाजित हो जाएगा मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 0। तो ये हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन जब भी देता है तो उसमें शेषफल 0 ही बचता है ना, शेषफल बचने के चांसेस कम ही होते हैं। वो एक प्रॉपर्टी आपसे एक जानना चाहता है कि स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी पता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए है ना। तो जब भी हमें इस तरीके से दिया रहता है 3 साल में, मैंने आपको बताया कि 3 साल के लिए हम कैसे करते हैं, ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल और ये हो गया 3 साल है ना। इसको ट्री मेथड भी बोलते हैं। अब बोला कि 3 वर्षों में 10% का अंतर साधारण ब्याज, ये जो होता है ये होती है फर्स्ट जो रो कॉलम होता है ये होता है साधारण ब्याज और ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो हमारा बीच में पोर्शन बच रहा है, ये वाला पोर्शन जो बच रहा है ये वाला, ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ना। जैसे पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें से इतना साधारण ब्याज है, तो अंतर किस चीज का है, केवल इतने का ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए यहाँ पर हमारे 4 अमाउंट आएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 अमाउंट आएंगे, उसमें से ये 3 अमाउंट एक जैसे होंगे और ये एक अमाउंट छोटा होगा। तो मैं देखिए 279 को ऐसे तोड़ूं कि 3 अमाउंट एक जैसे बने और चौथा अमाउंट छोटा बने। तो 9 तिया 27 होता है, तो 270 प्लस 9 लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको लिख लूंगा मैं 90 के 3 पेयर और इसको लिख लूंगा मैं 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 90 90 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और 90 का 10% है 9 है ना। मतलब हमारी सेटिंग क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर हमें कितनी बोली गई है, ब्याज की दर हमें बोली गई है 10%। ब्याज की दर कितनी बोली गई है 10%। तो 90 का 10% 9 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना होगा 10%। 90 किसका 10% है 900 का, और मूलधन कितना होगा 900 किसका 10% है 9000 का। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 9000। तो इस तरीके से ट्री मेथड से इसको सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 है ना। तो देखिए हमें इतने में 279 सेट करना था, मैंने यहाँ पे 90
90, 90 और 9 सेट कर लिया और देखा कि क्या ब्याज की दर के हिसाब से सेट हो रहा है, तो 90 का 10% 9 है, मतलब सेटिंग सही है। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ पे जो धनराशि होती है उसका 10% यहाँ लिखेंगे, तो 90 किसका 10% है, 900 का। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मूलधन का 10%, तो किसका 10% 900 है, 9000 का, है ना। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 9000। बाकी आप इसको बेसिक से करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन वो याद रहता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि हुई। यदि वे सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर व्यापारी को 25% की हानि हुई। 25% की हानि होने का मतलब है कि केवल 75% पैसा ही मिल पाया, और पैसा मिला कितना है, 405 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 दर्जन का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। 3 दर्जन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो वैल्यू 100% पे आएगी वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 25 बार। यहाँ 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 बचेगा, 1 3 त्रिका 9 बचेगा, 1 3 5 15। अब मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 100। 25 चौके 100, यहाँ 4 का गुणा करने के लिए 13 चौके 52, 520 और 20 मतलब कितना, 540। तो जो 3 दर्जन संतरों की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है, 540 रुपए। अभी हमें बोला कि 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मैं 20% बढ़ा के बेच दूंगा। तो 540 का 10% कितना आ जाएगा, 54। फिर एक 10% कितना हो जाएगा, 54। तो 20% कितना हो जाएगा, 108। तो मैं 108 का लाभ कमाना है तो मैं कितने में बेच दूंगा, 648 रुपए में। तो 3 दर्जन मतलब 36 संतरे कितने रुपए में बिके हैं, 648 रुपए में बिके हैं। तो 288 रुपए में कितने संतरे बिके होंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 6 4 10 और 8 18, 9 चौके 36, 9 से कट जाएगा ये सीधे सीधे। तो 9 से कटेगा ये 4 बार, 9 से कटेगा 9 7 63, बचेगा 1 और 9 दूनी 18, है ना। तो 72 रुपए के 4 हो गए। हमें कितने निकालना, 288 रुपए के। तो मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा, 7 चौके 28 और 2 चौके 8, 280 और 8 288। तो 288 रुपए के जब यहाँ 4 का गुणा किया तो यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितने बिकेंगे, 16 संतरे बिकेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 संतरे। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का जो पूछा जाता है, नहीं तो बाकी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है, हम आखिरी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सी डी बराबर 11.6, पी डी बराबर 6.4 और पी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान सेंटीमीटर में ज्ञात करें। एक वृत्त है, वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये हो जाएगी ए बी और ये हो जाएगी सी डी, है ना। ये वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सी डी बराबर दिया हुआ है 11.6, ये हमें दिया है 11.6। पी डी बराबर दिया हुआ है 6.4, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 6.4। पी बी बराबर दिया हुआ है 7.2, पी से बी की दूरी दी हुई है 7.2, और हमसे ए बी का मान हमसे पूछा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में ये क्वेश्चन। हम क्या करना है, p से लेके c तक जाना है इंटू p से लेके d तक जाना है। तो क्या हो जाएगा, pc इंटू पी डी। ठीक है, और इसके बराबर में क्या होगा, जैसे p से c तक गए हैं तो p से कहाँ तक जाएंगे, a तक, और p से कहाँ तक जाएंगे, b तक। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, pa इंटू पी बी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये छेदक रेखा प्रमेय कहलाती है। तो PC की वैल्यू कितनी होगी, P से लेके C तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 6.4, यहाँ से यहाँ तक कितना 11.6, तो पूरा कितना हो जाएगा 6.4 धन 11.6। तो 11 और 6 17 और 6 और 4 10 का 1, है ना। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 इंटू PD की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.4। PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 7.2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, तो कितना हो जाएगा ये 7.2 प्लस x, और PV की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7.2। ठीक है, तो मैं दशमलव हटा लेता हूँ, यहाँ के दशमलव से यहाँ के दशमलव को काट देता हूँ। 18 चौके हो जाएगा 72, 2 से 4 से काट देंगे इसको 16 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 16 में से 7.2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 गए 9 और उसमें से 0.2 गए तो कितना बचेगा 8.8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.8। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना है 8.8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है। 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। अकेले बी
उसी कार्य को 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है ना। तो देखिए क्वेश्चन है कैसा कि ए के 30 दिन का काम था, मतलब काम कैसे समाप्त होता था, ए के 30 दिन के बराबर काम है, ठीक। और काम हुआ कैसे है, ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है, और फिर ए और बी ने मिलकर शेष काम को शेष काम ऐसे हुआ है कि पूरा कार्य 10 दिन में हो गया। तो 4 दिन पहले ए कर चुका था, तो अब बाकी के बचे 6 दिन दोनों ने साथ में काम किए और इस तरीके से काम जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के 30 दिन का काम था तो 4 दिन का ये हो गया, तो यहाँ क्या बचे, ए के 26 दिन बचे, ठीक है, और यहाँ पे कितने बचे, ए के 6 दिन प्लस बी के 6 दिन, ठीक है। इस तरीके से काम हुआ है। अब ये 6 दिन भी यहां जाके घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, ए के 20 दिन बचेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा, बी के 6 दिन, ठीक है। अब देखो हमें कितना, ए के 30 दिन का पूरा काम है तो मैं लिख लेता हूं ए के 10 दिन का काम। तो मैंने यहाँ 2 का भाग दिया तो 10 दिन आ गया, 20 में 2 का भाग दिया तो यहाँ भी 2 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी के 6 का आधा 3 दिन। हमसे बोला है कि उसी कार्य के 1/3 भाग को, देखो पूरा काम कितना था, ए के 30 दिन का, तो 1/3 कितना हो जाएगा, ए के 10 दिन का, और ए के 10 दिन किसके बराबर है, बी के 3 दिन के बराबर है, मतलब बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दिन, ठीक है। इसको देखा हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे कि 4 दिन बाद जो कुछ हुआ 4 दिन बाद हुआ, मतलब ए के 26 दिन का काम बचा था और इस बचे हुए काम को ए और बी ने 6 दिन में कंप्लीट कर लिए, है ना। ए और बी ने कितने दिन में कंप्लीट कर लिए, 6 दिन में कंप्लीट कर लिए। तो हम इस तरीके से भी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये ए के 6 दिन यहाँ आके घट जाएंगे, तो सीधे मैं लिख लूंगा ए के 20 दिन और यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, बी के 6 दिन, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ए के 10 दिन और यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, बी के 3 दिन। तो डायरेक्ट 1/3 काम, मतलब 10 दिन का काम बी ने कितने में कर दिया, 3 दिन में कर दिया। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया मेरा, 3 दिन। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो मैंने सोचा डिटेल में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बार का है, ये हम आखिरी में देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यदि x² - √3√2x + 1 बराबर 0 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वैसी क्वेश्चन है ये भी, x² - 3√2x + 1 बराबर में 0 है। तो मैं यहाँ सबसे x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3√2 और यहाँ हो जाएगा 1/x और बराबर में 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 0, इसका मतलब है कि x - 3√2 + 1/x बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मुझे x + 1/x की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, 3√2, ये √2 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√2। अब मुझे क्या निकालना है, x + 1/x का क्यूब निकालना है, तो मैं क्यूब कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b और बराबर में यहाँ क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम कि इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो इसका मान हमें निकालना है, तो x³ + 1/x³ को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस ये x से x कट जाएगा और x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 3√2 और 3 में 3√2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, 9√2 और बराबर में यहाँ देखिए 27 × 2 कितना हो जाएगा, 54 और √2 का गुणा तो कितना हो जाएगा, ये 54√2, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ और ये 9√2 54√2 में से जाके घट जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 45√2। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45√2। x³ + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 45√2, है ना। 3 संख्याएं दी गई हैं, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यह क्वेश्चन तो सभी से बनता होगा। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:7 और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया है, 5:8। तो पहली और तीसरी का निकालना है, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 × 8 = 56, है ना। 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 28 बार, तो पहली और तीसरी का अनुपात कितना आ गया, 5:28, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। स्थान A से स्थान B तक जो कि स्थान A से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। y की अपेक्षा x
4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक्स से मिलता है। वाई की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लें। जैसे मान लो ये एक स्थान ए है और ये एक स्थान बी है, और जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। अब यहाँ से एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, लेकिन वाई की अपेक्षा एक्स जो है वो 4 किलोमीटर धीमा चलता है। मतलब वाई जो है वो पहले एक्स यहाँ बी पे पहुंच जाएगा और यहाँ से फिर वो वापस होना शुरू करेगा, और फिर उसको एक्स कहीं बीच पर मिलेगा, है ना। तो मान लो वो यहाँ कहीं पर मिलते हैं, वाई जब रिटर्न हो रहा होगा तब एक्स को यहाँ पर कहीं मिलेगा, जैसे क्रॉसिंग होती है। तो यहाँ पर वो कितने किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है, बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। तो मान लेते हैं हम कि ये वाली जो दूरी है, इतनी दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर है, ठीक है। तो अभी देखिए कि हमें क्या करना है, हमें बताना है वाई की चाल क्या है। तो जो जिसकी चाल जितनी अधिक होगी वो उतनी अधिक दूरी तय करेगा, जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लूं कि y और x द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या है। तो देखो y ने कितना चल लिया है, y ने यहां से यहां तक पहले 80 चला, फिर यहां से यहां तक 16 चला, तो 80 और 16 y ने कितना चल लिया टोटल 96। और x ने कितना चला, देखो 80 पूरा है, जिसमें से 22 को यहाँ पे 16 किलोमीटर पहले मिला है, मतलब ये अभी 16 किलोमीटर 80 चलने के लिए और चलना है। इसका मतलब है कि x ने कितना चला है, अभी 64 चला है। इसी निश्चित समय पर y द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी चली गई है और x द्वारा 64 किलोमीटर की दूरी तय की गई है ना। तो दूरियों का अनुपात कितना बना है, 96:64। तो स्पीड का अनुपात भी कितना बन जाएगा, 96:64, क्योंकि जिसकी जितनी स्पीड होती है वो उतनी दूरी तय करेगा ना। ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा दूरी, कम स्पीड तो कम दूरी। तो इसको मैंने 16 से काट दिया 6 बार, इसको 16 से काट दिया मैंने 4 बार। तो स्पीड का रेशियो कितना बना, 6:4। तो और इसमें 6, या इसको मैं डायरेक्ट 32 से भी काट सकता था, अभी 3 से काट देता हूँ, 2 से काट देता हूँ इसको 3 बार, 2 से काट देता हूँ 3 बार, और 2 से काट देता हूँ इसको 2 बार। तो स्पीड का रेशियो कितना बन गया, 3:2। तो स्पीड का रेशियो 3:2 बना है। और बोला है कि x जो है y से 4 किलोमीटर धीमा है, और x y से स्पीड में कितना रेशियो कम है, 2, 3 से कितना रेशियो कम है, 1, और स्पीड में कितना कम दिया है, 4। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमसे क्या पूछा, y की चाल ज्ञात करें। तो y की चाल का रेशियो कितना है, 3, और 1 पे 4 है, तो 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो y की चाल है वो कितनी आएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 50.6 है और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 47.6 है। यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए 20 संख्याएं हैं, जिसमें से प्रथम 7 का जो औसत है वो दिया हुआ है हमें 50.6, ठीक है। और पूरी 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 48। तो यहाँ पे जो 7 संख्याएं हैं, ये जो 7 संख्याएं हैं वो औसत से कितना ज़्यादा है, 2.7 ज़्यादा है, 2.6 ज़्यादा है। और 7 संख्याएं तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएंगी, ये 2 7 14, 4 6 7 42, 14 और 4 18.2 ज़्यादा हो जाएंगी। और देखिए ये 13 जो संख्याएं हैं इनका औसत कितना दिया हुआ हमें, 47.6। तो ये जो 13 संख्याएं हैं वो कितना है, 0.44 कम है। तो 0.4 की कमी कितनी संख्याओं में, 13 संख्याओं में। तो यहाँ टोटल कितने की हो जाएगी, 5.2 की कमी हो जाएगी। यहाँ पे 18.2 की अधिकता आई, यहाँ 5.2 की कमी आई। तो कुल मिलाकर 13 की क्या आ गई है मेरे पास, अधिकता। और ये 13 की अधिकता क्यों हो रही है, 7वीं संख्या के कारण, क्योंकि 7वीं संख्या प्रथम 7 में भी शामिल है और 7वीं संख्या अंतिम 13 संख्याओं में भी शामिल है। तो जो भी आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। तो ये जो 13 अधिक है, ये 13 अधिक जो है ये 13 अधिक संख्याओं को दे रहा होगा, ठीक है, 7वीं संख्या। तो टोटल देखो, इसको अगर हम हटा दें तो ये अपने हिस्से के 13 और लेकर चली जाएगी, है ना। तो बचेंगी संख्याएं कितनी, 18। और इन 18 संख्याओं में कितने की कमी आ जाएगी, 13 की कमी आ जाएगी। तो नहीं जा रहा भाग तो मैं लगा लूंगा दशमलव, यहाँ लगा लेंगे 0। तो ये कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 126, है ना। तो 18 सत्ते 126, तो 0.7 की लगभग हर
संख्या में कमी आ जाएगी। तो औसत कितना था पहले 48, उसमें से 0.7 की कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा 47.3। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 47.3। ये इस तरीके क्वेश्चन मैंने अपने एवरेज की वीडियो बनाई थी, उस पर कंप्लीट मैंने एवरेज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस कराए हैं और 5 वीडियो में मैंने पूरे एवरेज के चैप्टर को कवर किया। हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम देख लेते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। ये हमें ग्राफ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2013 से 2018 के दौरान XYZ का आयात और निर्यात करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें आयात दिया हुआ है ब्लैक कलर में और निर्यात दिया हुआ है ग्रे कलर में। हमसे पूछ रहा है कि 2014 और 2016 में कुल निर्यात, 2014 और 2016 में कुल निर्यात। तो 2014 और 2016 का कुल निर्यात निकाल लेता हूँ मैं। 2014 का यहाँ पे निर्यात दिया हुआ है 300 और यहाँ पे 2016 में दिया है 400, तो कुल निर्यात कितना हो गया मेरा 700, ठीक है। और उसी 2 वर्षों में कुल आयात, तो उसी 2 वर्षों में कुल आयात, यहाँ पे आयात कितना दिया है 360 और यहाँ कितना दिया है 440, तो कितना हो गया यहाँ पर 300 400 700 60 40 100 मतलब कितना 800, ठीक है। तो बोला है कि उसी 2 वर्षों में कुल आयात कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये 700 से कितना अधिक है 100 अधिक है, कौन 800 इंटू 100। तो ये 100 से काट देंगे 8 बार, 8 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा 12.5। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.5। वैसे भी दिख रहा है कि 100 रुपये ज़्यादा 8 पे, तो 1/8 1/8 मतलब 12.5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट हमारा था ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए और बी, और उनके कंपनियों द्वारा कागज उत्पादन को दिखाया गया है 2014 से 2019 के बीच में। तो सबसे पहले हमसे बोला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2016 और 2019 में कंपनी ए द्वारा कागज के कुल उत्पादन का 2014 और 2017 में कंपनी बी के द्वारा कागज के कुल उत्पादन में अनुपात बताना है। तो 2016 में कंपनी ए और 2016 और 2019 में, तो 2016 14 15 16 2016 में कंपनी ए कितना है 120 प्लस 2019 में कंपनी ए, 2019 में कंपनी ए कितना है यार ये 150 है ना। तो टोटल कितना हो गया ये 270। और 2014 और 2017, 2014 में कंपनी बी मतलब ग्रे कितना है ये 60 प्लस 2017 में कंपनी बी, 2017 में कंपनी बी 60 और ये हो गया 150, तो कितना हो गया ये 210। तो हमसे पूछा कि इनका अनुपात कितना है, तो 270 और 210 है ना। तो 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो 7 बार और 3 से काट दो इसको 9 बार, तो कितना अनुपात बन गया 9:7। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो गया 9:7। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राफ। हाँ ये ग्राफ का क्वेश्चन था, ये एक हमारा बार ग्राफ है। इसमें हमें 2014 से 2018 में कॉलेज ए और बी, कॉलेज ए को ब्लू से दिखाया गया है, कॉलेज बी को रेड से दिखाया गया है, बीएससी गणित के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या को दर्शाया गया है। हमसे क्या पूछा है 2014 से 2018 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों का औसत और 2014 से 2018 तक बी द्वारा प्राप्त आवेदनों के औसत के बीच का अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका औसत। तो मैं सबसे पहले इनका औसत निकाल लेता हूँ। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ये 220 और 180, पहले मैं ब्लू वाला मतलब कॉलेज ए को ऐड कर लेता हूँ। तो 200 और 1 हो गया 300, 20 और 80 हो गया 400, ये 400 हो गया। फिर 160 और 160 मिलके हो गया 220, 400 और 220 कितना हो गया 700, 400 और 320 मिलके हो गए 720, 720 में 250 और जोड़ दो तो कितना हो गया ये 970। तो और 970 हमें औसत निकालना, तो 5 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा ये 970 मतलब 119 पंजे 95, 190 और बचेगा 2 194। तो इसका औसत कितना आ गया 194। अब हम रेड वाला कर लेते हैं, रेड वाला मतलब कॉलेज बी का कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पर देखो कॉलेज बी में यहाँ 150 है, यहाँ 150 है, तो टोटल कितने हो गए 300 और 240, 300 540, 540 और 240 और है ना। तो 540 780, 780 और 170, 780 और 170 950 है ना। 950 और एवरेज निकालना है तो 5 का भाग दे दिए तो 19 पंजे 95। तो इनका औसत कितना आया 190, इनका औसत कितना आया 194। तो औसत में कितने का अंतर है 4 का अंतर है। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पर 4।
तो ये आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। आज के हमने यहाँ पर अपने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अब अपने नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में एक शिफ्ट के और 25 क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उन्हें सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।